नमस्कार साथियों, मैं रवि वर्मा आप सभी का एक बार फिर से एपेक्स कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। PYQ सीरीज जारी है और इसके अंतर्गत आज हम लोग BACC के द्वारा आयोजित फील्ड असिस्टेंट की जो परीक्षा जिसका PT रिजल्ट आ गया है, मेंस होना बाकी है। ये परीक्षा 2025 में आयोजित की गई थी। 2025 में आयोजन होने की वजह से BACC के बदले पैटर्न को भी थोड़ा देखा जा सकता है। हालांकि अब तक जितनी PYQ को आप लोगों ने देखा है, फॉलो किया है, उसके आधार पर यह निष्कर्ष तो जरूर ही निकाल सकते हैं कि BACC की प्रकृति बहुत बदली नहीं है। हाँ, अब थोड़े प्रश्न जो हैं स्तरीय आने शुरू हो गए हैं, वन लाइनर थोड़ा कम है। GS में कुल मिलाकर इसमें कोई 75 क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। 75 के 75 हो सकते हैं, पूरा भी हो, है ना। तो बिना देर किए हुए BACC के द्वारा 2025 में आयोजित फील्ड असिस्टेंट की परीक्षा प्रिलिमिनरी के प्रश्न पत्र का हल हम लोग देखने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, बारानाजा नामक पारंपरिक मिश्रित फसल प्रणाली जिसमें से 12 विभिन्न फसलों की एक साथ खेती शामिल है, किस भारतीय राज्य में प्रचलित है। अब देखिए, एग्रीकल्चर से सवाल पूछा है और प्रश्न ये पूछा है कि बारानाजा कहाँ खेती की जाती है। तो बारानाजा का मतलब होता है कि एक साथ 12 प्रकार के अनाज को उगाना, प्रकार के अनाज का उगाना। तो मैं आपको बता दूं कि मैदानी क्षेत्र में जहां पर खेती के लिए उपजाऊ जमीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होती है, तो वहां पे तो खेती होती है और ऋतुवार खेती की जाती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जहां पे जगह कम है, जमीन कम है, लेकिन हर प्रकार की चीजों को उगाया जाए, ऐसा प्रयास किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में यह प्रयास होता है। अब इस तरीके के जो प्रश्न होते हैं आपको जल्दी किसी गाइड बुक में नहीं मिलेंगे। यह जो प्रश्न मिलेगा वो NCERT से लिया गया है। ठीक है, आप किसी गाइड बुक से नहीं ले पाएंगे इस तरीके के प्रश्न की जानकारी। तो क्या करना है, ये हिंट्स मिल रहा है कि NCERT की तरफ थोड़ा मूव करना पड़ेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, करंट अफेयर से है। भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति समिति बैठक के दौरान अप्रैल 2025 में क्या रेपो दर बनाया। अब RBI क्या करता है, जो मौद्रिक नीति जो बाई मंथली होता है, हर 2 महीने पे ये लाया जाता है। ठीक है, तो RBI से कुछ क्वेश्चंस पूछेगा। सबसे पहले तो RBI का गवर्नर पूछ लेता है, आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो यहाँ से पूछ सकता है। डिप्टी गवर्नर 4 होते हैं, उनके नाम पूछ लेता है। इनके द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई जाती है, मौद्रिक नीति, उस मॉनेटरी पॉलिसी की जो मूल बातें हैं वह पूछ लेता है। सिंपलिस्टिक पूछा कि रेपो दर क्या था, तो अप्रैल 2025 में ये 6% था। तो जो मूलतः मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट, ये पूछ लिया सीधा कि कितना है। तो बहुत सरल है, ये पूछ लिया कि गवर्नर कौन है, डिप्टी गवर्नर, ही बहुत सीधा है। SLR पूछ लिया या फिर बैंक रेट पूछ लिया। ठीक है, ये बहुत सरल है। तो आपको ये तो एक बार देख कर जाना है। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा मई जून में होने जा रही है, आप अप्रैल में हो सकता है जो कोई मॉनेटरी पॉलिसी आई, लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो उसमें आपको देख कर जाना है। अगर थोड़ा सा प्रश्न स्तरीय गया तो आपको पूछ सकता है इनका डिफिनीशन कि ये क्या है, आखिर रेपो रेट कम या ज्यादा किया क्यों जाता है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, SLR क्या है, बैंक रेट क्या है, MSF क्या है, ये सभी जो है क्या है यह पूछा जा सकता है। थोड़ा और डीप में गया तो पूछा जा सकता है कि इसका इफेक्ट क्या है।
क्यों कम किया जाता है, इसका बाजार पर क्या असर पड़ता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न से 3-4 सेगमेंट बनते हैं, इसे आपको कर कर जाना चाहिए। कभी विस्तृत रूप से मैं इस टॉपिक को लेकर आऊंगा और उसे एक स्पेशल वीडियो के साथ आपके सामने इसे विस्तृत रूप से इस पर प्रकाश डालूंगा। ठीक है, बहरहाल ये कुछ हिंट्स हैं जो इस प्रश्न ने हमें दिया, ये समझना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्राम सभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। कितनी दफा हम उत्साह में सीधे आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से देखना है, गलत है। ग्राम सभा में सही है, इसके लिए नहीं। इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं। ऐसा हो सकता है क्या कि इसके प्रतिनिधि निर्वाचित नहीं होते हैं, वोट से ही होता है ना? तो ये तो नहीं होगा। इसकी शक्तियां और राज्य कार्य विधानमंडल द्वारा कानून निर्धारित किए जाते हैं, यह भी नहीं। इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यह पंचायती राज व्यवस्था में एक अस्थाई है। तो देखिए, इसमें प्रश्न जो है कौन सा कथन गलत है, प्रश्न थोड़ा सा मुझे त्रुटि लग रहा है इसकी भाषा में। ग्राम सभा के लिए इसका गठन 5 वर्ष की एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है, थोड़ा, हाँ ये सही है। देखिए, 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए नहीं है, ये बदल भी सकता है, इन द सेंस कि अगर बीच में इसे इस्तीफा देना हो तो ऐसा हो सकता है ना? तो सी नंबर इसका विकल्प जो है वो इससे है, बाकी सब इसके, तो इसका सी नंबर उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय व्यवस्था की विशिष्ट विशेषता नहीं है। अब देखिए, पहला ही ऑप्शन, दोहरी नागरिकता तो यहाँ है ही नहीं, एकल नागरिकता है। और ये हमारे संविधान निर्माण के दौरान ही सिचुएशन बना था, विभाजन का था, तो हमने एकल नागरिकता को स्वीकारा था, है ना? तो यहाँ पे नहीं, ये आंसर हो जाएगा। संविधान की सर्वोच्चता है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन है, ये सब है, दोहरी नागरिकता नहीं। किस मंत्रालय ने बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना व्यवस्थित की थी? बेयरफुट टेक्नीशियन परियोजना विकसित की थी और ये किस उद्देश्य से शुरू की गई थी? अब देखिए, ये जो प्रश्न है, ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक योजना है मनरेगा, अब तो बदल गया, विकसित भारत जी राम जी योजना उसका नया नाम है, थोड़ी परिवर्तन के साथ। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया था और मूलतः मनरेगा के माध्यम से कार्य मापन के लिए सिविल इंजीनियरिंग कौशल में चयनित स्थानीय व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया था। लेकिन अब जो है ये थोड़ा परिवर्तन है। तो एक हिंट्स मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूं कि विकसित भारत जी राम जी योजना जो है, जी राम जी योजना, इसको करके जाना है। इसके जो नवीन प्रावधान है वो आपके लिए प्रश्न हो सकते हैं, प्रत्येक दिन पेपर में भी प्रचार आता है, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सवाल के रूप में आएगा। जितनी भी योजनाएं हैं वो करना है, लेकिन इस पे थोड़ा ध्यान देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की परतों की सबसे भीतरी सबसे बाहरी क्रम को सही ढंग से दोहराता है? भीतरी से बाहरी, भीतरी से सबसे बाहरी, यानी कि सबसे पहले कोर, सबसे पहले कोर, मेंटल और क्रस्ट, कोर, मेंटल और क्रस्ट, तो हिंदी में यही बोलते हैं क्रोड, मेंटल और भू प्रॉपर्टी। ये डी नंबर विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी का जो सबसे बीच का स्थिति है उसको कोर कहते हैं, फिर बीच का क्रोड और बाहरी को कोर, कोर, मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, ये बहुत बेसिक बात है, बहुत ज्यादा कठिन सवाल नहीं था। सातवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी बिहार को पहली बार मिला था और इसमें बिहार सबसे बेहतर भी किया था। अब तक इसमें 36 पदक जीता था, लेकिन तुलनात्मक रूप से अन्य राज्यों से देखा जाए तो महाराष्ट्र इसमें नंबर 1 था, है ना? महाराष्ट्र जो है वो नंबर 1 था, जो मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ।
और पटना में हाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था, पटना में स्टेडियम्स हैं उसमें हुआ था, गया में हुआ था, भागलपुर, पटना, राजगीर, गया, भागलपुर, बेगूसराय, हाँ इन्हीं जगहों पर हुआ था। ए नंबर विकल्प सही होता है। तो ये प्रश्न अभी भी पूछा जा सकता है, 2026 में भी यहाँ से सवाल बनता है। क्यों? क्योंकि सातवें खेलो इंडिया गेम्स जो है ना, अभी जो वर्तमान में बिहार में जो बिहार में जितने भी खेल हुए हैं उनको ध्यान में रखिए, जितने भी खेल हुए हैं उनको ध्यान में रखिए, वहां से सवाल आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2014 ईस्वी में अपने विघटन तक किस संस्था ने पंचवर्षीय योजनाएं तैयार की? तो आपको मैं बता दूं, ये जिस योजना की बात कही जा रही है वो योजना आयोग है। 1 जनवरी 2015, 1 जनवरी 2015 से क्या काम कर रहा है? नीति आयोग काम कर रहा है। नीति आयोग, NITI, नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म हुआ, ये भी पूछता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष नासिक के कालाराम मंदिर से मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था? ठीक है, तो 1930 में, 1930 में नासिक में एक मंदिर है। आपको मैं बताऊं कि भारत में दलितों को बहुत जगह मंदिरों में प्रवेश नहीं था, तो मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर 2 मार्च 1930 को 2 मार्च 1930 को ये प्रयास किया गया था। और यह वह समय था जिस समय राष्ट्रवादी चेतना के जो लोग थे वो लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे थे। 1932 में पूना समझौता हुआ था। और आगे जाकर आप बिहार के इतिहास में देखेंगे तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का नाम आपको याद आएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण जी बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे, निर्वाचित पहले मुख्यमंत्री, तो वो भी मंदिरों में दलितों के प्रवेश को लेकर बहुत प्रयास किए। बहुत प्रसिद्ध बाबा धाम मंदिर या बैद्यनाथ मंदिर जिसे कहते हैं, वहां पे उन्होंने दलितों के प्रवेश को एश्योर किया था मुख्यमंत्री रहते हुए। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग घटना एक इसमें और भी हुआ था, और वो ये हुआ था 1927 में छुआछूत के खिलाफ एक और 1927 ईस्वी में छुआछूत के खिलाफ एक महान आंदोलन भी चलाया गया था बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1917 ईस्वी का चंपारण सत्याग्रह जो महात्मा गांधी का भारत में पहला बड़ा सत्याग्रह था के बाद किस कृषि प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था? तो 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह था वो नील की खेती को लेके था। वहां पे 3 कठिया प्रथा थी। तो इस बात को मैंने तो कितनी दफा बताया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 कठिया का मतलब 1 बीघा जो 20 कट्ठे का होता है, उस 1 बीघा में 3 कट्ठे की खेती करनी ही है। नील की खेती वो बंद हुआ। ठीक है, अगला, महात्मा गांधी महात्मा गांधी के नेतृत्व में ऐतिहासिक दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया गया था? तो आपको मैं बता दूं कि दांडी जो है साबरमती आश्रम से साबरमती आश्रम से चलकर 385 किलोमीटर की यह यात्रा थी। दांडी में जाकर समाप्त हुआ जब कि 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। 385 किलोमीटर की यह यात्रा थी। 385 किलोमीटर की यात्रा जो है ना, 385 किलोमीटर की जो यह यात्रा थी वो साबरमती की आश्रम से लेकर यहां तक चला था। और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था जो कि 2 चरणों में था। इसके साथ ही क्या हुआ था, इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत भूटान संबंधों के प्रमुख निर्माता थे? तो भूटान के साथ हमारे जो संबंध हैं वो बहुत पहले के हैं, नए संबंध ये स्टेबलाइज नहीं है। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में ही शुरू हो गया था और महामहिम जिग्मे दोर्जी वांगचुक के समय में हुआ था, और ये हुआ था 1949 47 या 49 47 49 के बीच में ही ये हुआ था। सी नंबर विकल्प इसका सही। ठीक है। विंबलडन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता था? जैनिक सीनर ने जीता था। ये करंट अफेयर्स का मैंने कितनी दफा कहा है कि जो चार प्रकार के महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं उनमें विंबलडन काफी रेस्पेक्टेड है, रिपुटेड है। ऐसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन, इस चार ओपन की दो तीन विजेताओं की कैटेगरी होती है, पुरुष एकल, महिला एकल और मिश्रित। जीतने वाले का नाम उनका देश, हारने वाले का नाम उनका देश। इतना करके जाना है। यहां से एक सवाल आता है, कितनी दफा क्रम भी पूछा है कि कब हुआ, है ना? तो ये जैनिक सीनर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुष्यमित्र शुंग द्वारा शासक के रूप में अपनी शक्ति स्थापित करने के लिए पुष्यमित्र शुंग शासक के रूप में, आपको इससे पता चलता है पुष्यमित्र शुंग क्या थे, और भी थे, ये आपको मैं बता दूं कि अंतिम अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के मंत्री थे, है ना? और उनकी हत्या इन्होंने 185 ईसा पूर्व में की थी। 185 ईसा पूर्व में बृहद्रथ जो अंतिम मौर्य शासक साबित हुआ था, अंतिम मौर्य, उनकी हत्या करके इन्होंने शुंग वंश की स्थापना की थी। शुंग वंश जो है वो एक तरीके से देखा जाए जो वैदिक धर्म को इन्होंने स्थापित किया, रीएस्टेब्लाइज करने की कोशिश की, है ना? कारण क्या था कि जो मौर्य के समय में बुद्धिज्म बहुत आगे था, बुद्धवाद बहुत आगे था। तो बुद्धवाद के आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं एक लग रहा था कि पहले से चली आ रही जो परंपरा है वैदिक वो कम हो गई है, और पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, तो इन्होंने ज्यादा उचित समझा कि इसे खत्म किया जाए और एक बार फिर से रीस्टेबलाइजमेंट किया जाए, और इसको लेकर उन्होंने आगे बढ़कर अश्वमेध यज्ञ किया था। यही अश्वमेध यज्ञ जिसका वर्णन आप रामायण में सुने होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों की प्रशंसा, प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति प्रयागराज है, और यहाँ पर पत्थरों पर लिखी गई प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा के शब्द। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा के शब्द। यानी जो समुद्रगुप्त, जो गुप्त वंश के सबसे प्रभावी शासकों में से एक हैं, हुनों के आक्रमण को इन्होंने बड़ी मुंहतोड़ जवाब दिया था, है ना? तो पूछा किसने इसको लिखा, तो हरिसेन इसके लेखक हैं। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से सवाल है, एनसीईआरटी से सवाल है। एनसीईआरटी में इस पे खूब बढ़िया से दिया हुआ भी है ना? एनसीईआरटी को करना ही पड़ेगा, जो बदलता हुआ परिवेश है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित 7 मई 2025 को 244 जिलों में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल ऑपरेशन अभ्यास किस भारतीय संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? अब देखिए ये प्रश्न क्या था और इसके संदर्भ क्या थे। ये जो प्रयास था वो गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। आपको पता होगा कि पूरे भारत में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। सुरक्षा जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, ये मॉक ड्रिल की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? इस मॉक ड्रिल के का मूल कार्य था राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, एनडीएमए और एनडीआरएफ, इस मंत्रालय के काम करता, और इसका उद्देश्य था भूकंप, बाढ़, औद्योगिक दुर्घटनाओं के लिए जो कभी भी हो सकते हैं उसके लिए देश को तैयार करना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 20 ईयर्स के लेखक कौन है? ये पुस्तक जो है आफ्टर 20 ईयर्स,
अभी हाल फिलहाल के दिनों में काफी फिर से न्यूज में था, हालांकि ये पुस्तक बहुत पुरानी है। ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया, ओ हेनरी के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची की मूल 14 भाषाओं के बाद सबसे पहले जोड़ी गई? बड़ा अच्छा सवाल है। यानी कि आपको ये है कि अनुसूचियों में जो बदलाव आया है, 8वीं अनुसूची की जो मूल जिसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, उसके बाद से 1967 में 1967 में जो है वो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। ठीक है। 1967 में 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था और ये 21वां संविधान संशोधन था। 21वां संविधान संशोधन। ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, ये ध्यान में रखना है। इससे संबंधित प्रश्न मैंने पहले भी आपको कराया है। प्लाज्मा अनुसंधान के लिए भारत में विकसित टोकामक रिएक्टर का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है। तो ये आदित्य है, आदित्य है। ठीक है। चलिए, भारत वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता देता है। इनमें से कौन सी भाषा उनमें से एक नहीं है? दो प्रश्न पूछ दिया इसी से। अनुसूची देखो, संविधान में भाग, उनके विषय, अनुसूची, उनके विषय और परिवर्तन, ये जरूर करके जाइए, यहां से एकदम सवाल आते ही आते हैं। संथाली हाँ है, बिहार की मैथिली भाषा है, डोगरी असम की भाषा है, भोजपुरी नहीं है। मांग है, इसकी मांग है कि शामिल की जाए, लेकिन ये अभी भी शामिल है नहीं। ठीक है। सी नंबर उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में ये शामिल हो। पहला संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहला जो संविधान संशोधन किया गया था वो 1951 में ही किया गया था। जैसे ही आप कह सकते हो संशोधन अधिनियम 1951 में शुरू हुआ था। जमींदारी उन्मूलन, जो राइट टू प्रॉपर्टी का जो मामला है, वो तो 1951 ईस्वी। ठीक है। अगला प्रश्न, किस देश की 3 अलग अलग राजधानियां हैं जो क्रमशः सरकार के कार्यकारी, विधायी और न्यायिक केंद्र के रूप में कार्य करती है? ठीक है। और यह देश जो है वो साउथ अफ्रीका है। प्रिटोरिया कार्यकारी राजधानी है, जहां राष्ट्रपति और कैबिनेट बैठते हैं। केप टाउन विधायी राजधानी है, जहां पर संसद, विधायी मतलब जहां विधायी का जहां कानून बनाया जाता है। और ब्लूमफॉन्टेन न्यायिक राजधानी है, जो सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। साउथ अफ्रीका से मैं एक बात बताऊं, नेल्सन मंडेला बहुत बड़े नाम है, भारत रत्न प्राप्त करते हैं, है ना। वहां से भी कभी कभी उनसे सवाल पूछा जाता है। दक्षिण अफ्रीका इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के भी सापेक्ष में एक सवाल बनता है, कितनी दफा, मतलब हम इसे कहीं आधिकारिक रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ ये स्वीकृत है। उदाहरण के तौर पर हम दिल्ली को भारत की प्रशासनिक राजधानी कहते हैं, तो मुंबई को आर्थिक राजधानी कहते हैं। ठीक है। चलिए, कौन सा विकल्प उच्च तुंगता पर ओजोन निर्माण की सही क्रियाविधि को स्पष्ट करता है? विकल्प आपके सामने है, भाषा थोड़ी है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर ऑक्सीजन परमाणु नाइट्रोजन अणुओं से जुड़ता है, पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है कार्बन डाइऑक्साइड पाराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके ओजोन अणुओं में परिवर्तित करता है। तीसरा विकल्प है पाराबैंगनी किरणें अल्ट्रावायलेट रेज ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती है और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। ये सही है। यहीं पर मैं रुकूंगा। आपको मैं बता दूं कि ओजोन O2 प्लस O या O3 जिसे कहते हैं, राइट, तो यही है। पाराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणुओं को तोड़ देती हैं और मुक्त परमाणु O2 के साथ मिलकर ओजोन बनाती है, यही सही। सी नंबर विकल्प सही है। मैं चौथे विकल्प की ओर अब आगे भी नहीं बढ़ रहा हूं। भाषा बड़ी, तो ये भी थोड़ा स्तरीय सवाल कहा जा सकता है। भारत के पाइराइट भंडार का लगभग 95% हिस्सा, आपको मैं बताऊं कि बिहार जब डिवाइडेड नहीं तो अबरख में भी बिहार का उत्पादन अब झारखंड में चला गया। अभी पाइराइट में बिहार जो है वो सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? रोहतास।
है तो बहुत सरल प्रश्न, बिहार स्पेशल है, एक दो सवाल बिहार स्पेशल भी पूछा जा रहा है, ध्यान लेके जाना। अधिक अभिकथन तृतीय क्षेत्र में केवल दो गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करता है, ये अभिकथन ए है। और कारण पहला, तृतीय क्षेत्र में केवल दो गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती है। तृतीय क्षेत्र का मतलब जिसको हम कहते हैं सेवा क्षेत्र या सर्विस क्षेत्र, ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। रीजन, तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं जैसे शिक्षण और चिकित्सा सेवाएं सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में सहायक नहीं होती। अब ये देखो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, फिर आपके सामने ये विकल्प है कि अभिकथन ए और कारण दोनों सही है परंतु आर इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। देखिए क्या होगा, अभिकथन ए गलत है परंतु आर सही है। ए गलत है परंतु आर सही है। तृतीय क्षेत्र में केवल दो गतिविधियां शामिल हैं जो सीधे तौर पर वस्तुओं के उत्पादन में मदद करती हैं, नहीं ऐसा तो नहीं है। हम यहाँ पे सबसे पहले तृतीय क्षेत्र में उत्पादन तो होता ही नहीं है, ये सेकेंडरी सेक्टर का है। प्राइमरी सेक्टर में उत्पादन होता है, सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, तो ये तो स्टेटमेंट ही गलत है। ठीक है, हाँ तृतीय क्षेत्र की कुछ सेवाएं ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन में सहायक नहीं होती, जैसे चिकित्सा और शिक्षण। ठीक है, तो ये सही है, ये गलत है, डी नंबर विकल्प हो जाएगा। अगला, भारतीय रुपए के प्रतीक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये तो प्रसंग पुराना है, स्टैटिक जीके के रूप में इसे ले सकते हैं। यह प्रतीक देवनागरी र और रोमन आर को एकीकृत किया गया है। ठीक है, अभी हमारा जो रुपए का सिंबल है वो तो ये है। दो क्षैतिज रेखाएं राष्ट्रीय ध्वज और बराबर चिन्ह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसका चयन बिना किसी सार्वजनिक प्रतियोगिता के किया गया था, ये तो गलत है। इसे 2010 से ईस्वी से पहले अपनाया गया था। अब देखो ये प्रश्न जो है वो ये जो प्रश्न जो है वो क्या है कि थोड़ा पुराना है, स्टैटिक इन नेचर है ना। तो आप जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं तो ये तो यहाँ है दो, ठीक है, ये भी भावना सही है। एक और दो जो स्टेटमेंट है सही है, ये एक और दो स्टेटमेंट जो है सही है। और इसे हम लोगों ने 15 जुलाई 2010 को अपनाया था, 15 जुलाई 2010 को अपनाया था। ठीक है, तो हमारे सामने विकल्प क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, और हमारे पास विकल्प ऐसा नहीं है 1, 2, 4। 2010 में अपनाया तो गया था 15 जुलाई 2010 को। ठीक है, तो विकल्प उसके अनुसार नहीं है, तीन स्टेटमेंट यहां पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत किया गया था। सबसे पहले 22 मार्च को हुआ था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को, फिर 1 अप्रैल 1936 को, और फिर ये आगे बढ़ता रहा बिहार, फिर 15 नवंबर को, 15 नवंबर 2000 को, तो ये अलग है, 1912 पहली दफा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संगठन ने भारत की पहली फ्रेंचाइजी आधारित शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की घोषणा की थी। जैसे आईपीएल एक है ना, उसी तरीके से आईपीएल है, प्रो कबड्डी लीग है, हॉकी लीग है, उसी तरीके से ये शूटिंग लीग ऑफ इंडिया शुरू करने की गई थी। और ये जो किया था भारतीय राष्ट्रीय राइफल मंच के द्वारा किया गया था, जो बी नंबर विकल्प में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय है, बिहार में किस पाल सम्राट के द्वारा शुरू किया गया। विक्रमशिला धर्मपाल के द्वारा शुरू किया गया था। धर्मपाल जो है, धर्मपाल पाल वंश का महत्वपूर्ण शासक है। 810 ईस्वी तक, 800 810 ईस्वी तक धर्मपाल का शासक था। धर्मपाल, बी नंबर विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, दो तीन विश्वविद्यालय हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, एंशिएंट हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको तक्षशिला है, उसके बाद से गुप्त वंश में आएंगे तो नालंदा है, फिर उससे आगे बढ़ेंगे तो विक्रमशिला है। ठीक है, चलिए
बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन थी? सबसे पहले हिंदी थी, बाद में कर्पूरी ठाकुर के समय में उर्दू को भी शामिल किया, जगन्नाथ मिश्रा के समय में उर्दू को शामिल किया गया था। तो हिंदू और उर्दू, बी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, एनएचपीसी लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन वाले 24 बिजली घरों में से एक तीस्ता पावर स्टेशन किस भारतीय राज्य में स्थित है? सवाल सीधा पूछा, तीस्ता कहां पर स्थित है? ठीक है, तो सिक्किम, सिक्किम में स्थित है, सिक्किम। यहाँ पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन का है ये। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्षेत्र का व्यवसायक है? तो देखिए, ये बहुत बहुत ही सरल है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र में सीधे जो प्रकृति से हम प्राप्त करते हैं, खेती हो जाता है, खनन हो जाता है, मत्स्य पालन हो सकता है, ये प्राथमिक है। द्वितीय में मैन्युफैक्चरिंग होता है, विनिर्माण जिसे कहते हैं, है ना। और तृतीय क्षेत्र में क्या होता है? सेवा होता है, वितरण होता है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अगला प्रश्न है, भारत के किस सांस्कृतिक उत्सव को 2021 ईस्वी में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में जोड़ा गया है? करंट अफेयर्स है। आपको मैं बताऊं, बिहार की तरफ से छठ पूजा के लिए भी ये बात कही जाती है। और जो दुर्गा पूजा बंगाल से शुरुआत हुआ, पूरे अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय में अपनाया जाता है ना। तो दुर्गा दुर्गा पूजा को ऐसा किया गया है। 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, अब बदल भी गए हैं, अब तो बदल गए हैं, है ना। तो करंट अफेयर्स में सवाल कुछ कुछ स्टैटिक की नेचर से पूछा, जैसे आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी पूछ दिया था, उसी तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पटना और सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, वहां के जो सीजेआई हैं उसके बारे में पूछा। भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, बी आर गवई जो थे, न्यायमूर्ति भूषण गवई, सी नंबर विकल्प, अभी वर्तमान के जो है उनको करके जाना चाहिए। करंट अफेयर्स का सवाल पूछा। तो पहले सेगमेंट में कुछ प्रश्न थे जो 2025 में प्रश्न पूछे गए हैं, उनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इससे यह आपको पता चलेगा कि परीक्षा की प्रकृति कैसे बदल रही है। कुछ प्रश्न जो हैं थोड़े स्तरीय हैं। तैयार रहिए, बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।